सभी को नमस्कार। तो आज हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 11 पढ़ेंगे। ये पाठ तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। ये बहुत अच्छा निबंध है जो हेलन केलर की कहानी पर आधारित है। तो आइए इसके हम पाठ्य पुस्तक की प्रश्न अभ्यास करें। पहला है निबंध से। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो उत्तर देखेंगे हम। हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। तो हेलन केलर जी का मानना था या कहना था कि जो लोग चीज़ों को देखते रहते हैं निरंतर, यानी कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, तो उनके आदी हो जाते हैं। यदि मतलब उन्हें आदत हो जाती है उन चीज़ों को देखने की, तो वो उन चीज़ों पर अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती, कोई जानने की इच्छा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते, यानी जो ईश्वर ने उन्हें आँखें दी हैं उस देन का वो लाभ नहीं उठा पाते। दूसरा प्रश्न, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो आइए देखते हैं हम किसे कहा गया है। प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है। तो इसमें बताया गया है कि प्रकृति में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। नित्य यानी हमेशा, मतलब नित्य कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करता है। तो ये जो परिवर्तन है वो एक जादू जैसा लगता है जो हमें अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। आकर्षित यानी अपनी तरफ खींचना। प्रकृति में विविधता है। विविधता यानी डाइवर्सिटी, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वृक्ष, अलग अलग घुमावदार बनावट, उनकी छालें, उनकी पत्तियाँ, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कल कल करते बहते हुए झरने। आपने देखा होगा झरने जब बहते हैं तो उनमें जो पानी की आवाज़ भी सुनाई देती है, कल कल कल। कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान, और जो घास के मैदान हैं वो भी हेलन केलर जी बताती हैं कि कालीन की तरह लगते हैं, किसी कारपेट की तरह लगते हैं, इतने मखमली लगते हैं। तो ये सब ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का जादू है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि प्रकृति में अगर आप नेचर में जाते हैं तो आप देखते हैं कि चारों तरफ कितनी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो मित्र थी वो कह रही थी कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। आपको याद होगा, जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है ये चैप्टर भी आप देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। तो उनकी मित्र जो है वो जंगल से आ रही थी, फिर भी उन्होंने ये बोला कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। वे उन चीज़ों की चाह ज़रूर करती हैं जो उनके पास आसपास नहीं है। यानी जिस इंसान के पास जो चीज़ होती है वो उसकी कदर नहीं करता, और जो चीज़ नहीं होती उनको लोग चाहते हैं। क्योंकि हेलन केलर जी की आंखें नहीं थी, फिर भी वो बहुत कुछ देख लेती थी अपनी मन की आंखों से, और जिनके पास आंखें होती हैं वो कुछ देखना ही नहीं चाहते। अगला, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इनका उत्तर लिखो। तो हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ों जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघकर पहचान लेती थी। कुछ चीज़ें वो छूकर पहचानती थी, कुछ सूंघकर पहचानती थी, और कुछ सुनकर तो वैसे नहीं पहचान पाती होंगी वो, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। लेकिन उनके टीचर ने उनको कुछ और भाषा और कुछ होम साइंस सिखाए थे, तो उनके थ्रू भी वो कुछ चीज़ें पहचान लेती थी।
नेक्स्ट, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? ये जो आपको ऊपर पंक्तियाँ दी हैं, इनका अर्थ आपको बताना है। तो इनका अर्थ क्या है? हमारी आँखें अनमोल होती हैं, यानी हमारी आँखों का कोई मोल नहीं है, ये अनमोल हैं। संसार की सारी खूबसूरती आँखों से ही है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि अगर हमारे पास आँखें हैं तभी हम इतनी खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। जीवन के सभी रंग आँखों से ही हैं, सभी रंगों को हम देखकर खुश हो सकते हैं। अतः यह ज़िंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे निबंध से आगे। इसमें पहला प्रश्न है, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो आप जब घर से आते हो स्कूल के लिए, तब आप क्या क्या चीज़ें देखते हो? तो किसी भी एक दिन का आप लिख सकते हैं इसमें और चर्चा कर सकते हैं। वैसे ये चर्चा का ही प्रश्न है, तो लेकिन फिर भी मैंने इसका उत्तर यहाँ लिख दिया है। तो आप ये उत्तर अपने मन से लिखेंगे, इससे सिर्फ आप आइडिया ले लेंगे कैसे लिखना है मुझे, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो जो लोग कान से नहीं सुन पाते उनको कैसा लगता होगा ये बताना है आपको। तो कान से न सुन पाने पर दुनिया जो है बड़ी विचित्र लगती है। आँखें तो सब कुछ देखती हैं, पर जब उन पर क्रियाकलापों की आवाज़ नहीं सुन पाते। क्रियाकलाप मतलब जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उठना, बैठना, बोलना, खाना, ये सब जो भी है, इसकी आवाज़ अगर हम नहीं सुन पाएँ तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो बंद कानों से हम मूक फिल्म देख रहे हों। जैसे मूक फिल्म क्या होती हैं? जिनमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती, जिनमें आवाज़ नहीं आती, सिर्फ आपके सामने दृश्य चलते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप टीवी देख रहे हैं और म्यूट करके देख रहे हैं, तो आपको कैसा लगता होगा? आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता, सिर्फ आपके सामने चित्र चलते हैं। न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान भी सही रूप में नहीं कर पाता होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न 3। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो और तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो? तो आइए हम देखते हैं हम क्या प्रश्न कर सकते हैं उनसे। उत्तर आप यहाँ से देखेंगे। उनके अनुभव जानने के लिए हम निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। जैसे हम पूछ सकते हैं कि किसी भी ध्वनि को सुनाकर या सुनकर वे कैसा अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है? किसी भी चीज़ को चखकर वे कैसा महसूस करते हैं? या किसी पक्षी की आवाज़ को सुनकर उनका नाम बता सकते हैं? या फिर कुछ सूंघ कर बता सकते हैं कि ये कौन सा फूल है? सूंघ कर अच्छी बुरी चीज़ का अंदाज़ा, कि मतलब जैसे बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है, ये सब तो बता ही सकते हैं। अब हम प्रश्न 4 देखेंगे। इसमें पूछा है, हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जो आपने पढ़े होंगे। तो इनमें से हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस चीज़ का करते हैं? आँखों का। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ। तालिका यानी आपको यहाँ पर टेबल फॉर्म में लिखना है। जैसे आप टेबल फॉर्म में जो लिखते हो वैसे आपको लिखना है कि तुम बाकी 4 इंद्रियों से क्या महसूस करते हो। तो बाकी की 4 हमारी इंद्रियाँ कौन सी हैं? सुनना, चखना, सूंघना और छूना। इंग्लिश में भी आप पढ़ चुके हैं सेंस ऑर्गन्स, तो आप सबको पता है। तो सुनकर हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? जैसे विद्यालय की घंटी बजती है तो हम सुनकर पता कर लेते हैं, हाँ बैल हो गई। कोयल की आवाज़, फ़ोन की घंटी, किसी गायक का गीत आदि। चखकर हम क्या क्या बता सकते हैं? मिर्च का तीखापन, तीखा तीखा होता है ना, आम मीठा होता है, इमली खट्टी होती है, इमली का खट्टापन, करेले का कड़वापन। सूंघकर हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं? फूलों की सुगंध, खाना बनाने की खुशबू, गंदगी की बदबू और गैस का रिसाव, यानी गैस जब रिसती है, लीक हो जाती है तो हमें पता चल जाता है। छूकर चीज़ों की बनावट, आकार,
यानी बनावट कैसी है उसकी, आकार कैसा है। कुछ चीज़ें गोल होती हैं तो आप मतलब छूकर पता कर लेते हो। शरीर का तापमान, आप तापमान भी पता कर सकते हो, गर्म है, ठंडा है, कैसा है। बर्फ़ छू के आप पता कर लोगे, हाँ ये बर्फ़ है, सब बच्चे पहचान जाएंगे बर्फ़ को। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम भाषा की बात करेंगे। तो भाषा की बात में पहला प्रश्न है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श होता है। तो आइए देखते हैं। चिकना, कौन सी चीज़ें चिकनी लगती हैं? तो ये आप अपने आप भी लिख सकते हैं, इसमें मैंने लिख दिए हैं। तेल, घी, क्रीम, ये सब चिकनी लगती है ना आपको। मुलायम, मुलायम रेशमी कपड़ा बहुत मुलायम होता है, आप कभी छूकर देखिएगा। खुरदरा, लकड़ी और छाल। छाल यानी जो स्टेम देखा है आपने, जो तना होता है पेड़ का, उसके ऊपर की जो छाल होती है उसे हम छाल बोलते हैं, ठीक है। उसको आप छूकर देखिएगा, बहुत खुरदरी लगती है वो। सख्त, सख्त यानी बहुत सॉलिड जैसा जो लगता है हमें चीज़ें, ठीक है, वो होती है लोहा, पत्थर, लकड़ी, जो आप तोड़ भी नहीं पाते हो, बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। चिपचिपा, चिपचिपी तो गोंद लगती है भाई, गम। भुरभुरा रेत लगता है, ठीक है, भुरभुरा सा लगता है, आप छूकर देखिएगा कभी। दूसरा प्रश्न, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संख्याएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। यहाँ देखिए आप लोग कि यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया गया है। ये भाववाचक संज्ञा हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञा का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। जैसे आप जिन चीज़ों को देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए इसमें हम देखेंगे कौन सी भाववाचक संज्ञा है और मूल शब्द उनके क्या हैं और क्या वो संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, एक बार बता देती हूँ। मिठास, मिठास मीठा शब्द से बना है, इसलिए इसका मूल शब्द मीठा है और ये एक विशेषण है, ठीक है, ये किसी की विशेषता बताता है। बुढ़ापा, इसका मूल शब्द बूढ़ा है, ये भी विशेषण है। ताजगी, इसका मूल शब्द ताज़ा है, ये भी विशेषण है। भूख, भूख जो है वो भूखा से बना है, या हाँ भूखा से बना है और ये भी एक विशेषण है। घबराहट, इसका मूल शब्द है घबराना और ये एक क्रिया है, आप घबरा जाते हो यानी आप एक क्रिया कर रहे हो। क्रोध, क्रोध संज्ञा में आएगा आपका। शांति, ये विशेषण है। बहाव यानी बहना, ये क्रिया है। मजदूरी, मजदूर यानी संज्ञा। भोलापन, इसका मूल शब्द भोला है, ये भी एक विशेषण है। फुर्ती, फुर्ती का हो जाएगा फुर्तीला, ये भी एक विशेषण है। एहसास, ये भी एक विशेषण है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ऐसे शब्द हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं आपको, जैसे अवधि, अवधि मतलब सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, देखने में थोड़ा सा आपको अंतर लगता है। तो इनके लेकिन जो मतलब हैं वो अलग होते हैं, इनके अर्थ जो हैं वो भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आज हम शब्द देखेंगे। ये शब्द हैं हमारे, पहला शब्द है हमारा अवधि और अवधि। देखिए अगर छोटी की मात्रा है तो इसका मतलब है समय। ये प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे है, यानी 3 घंटे का समय आपको मिला है पेपर करने के लिए। तो इस अवधि का मतलब क्या हो गया, एक समय सीमा। ये अवधि का मतलब है एक भाषा का नाम है, अवध क्षेत्र में अवधि भाषा बोली जाती है। में मतलब इन, इंग्लिश में अगर हम बोले तो इन, ठीक है। सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई। मैं मतलब मैं आए, मतलब अपने बारे में बताना, स्वयं के बारे में बताना। मैं दिल्ली की निवासी हूँ या दिल्ली का निवासी हूँ। मेल, मेल मतलब मिलजुल कर रहना, और मैल का मतलब होता है गंदगी। इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगा या नहीं रहेगी, नहीं रहेगा होना चाहिए, ये रहेगा कर लेंगे आप। और मतलब मेरा रास्ता इस ओर जाता है,
एक तरह से दिशा बताना या डायरेक्शन बताना। और मतलब एंड, जो इंग्लिश में आप एंड बोलते हो। राम और श्याम मेरे भाई हैं, ठीक है। दिन, दिन मतलब डे, आज का दिन कितना अच्छा है या आज दिन बड़ा सुहाना है। दीन, दीन मतलब जो बहुत गरीब होते हैं, जैसे सुदामा जी बहुत गरीब थे, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सिल, सिल मतलब पत्थर, यानी माँ सिल पर मसाला पीस रही है। मसाला पीसते हैं ना, जो चटनी पीसते हैं, एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसको सिल बोलते हैं। शील, शील मतलब बहुत गुणी स्वभाव का होना, बहुत अच्छा स्वभाव होना। शील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं। तो ये सारे शब्द आप अच्छे से सीखेंगे और इनको याद भी करेंगे, ठीक है।